गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे और मैंने तुम्हें बताया था कि दो पॉइंट मास हो, दो स्फेरिकल बॉडीज हो, या फिर एक स्फेरिकल बॉडी और एक पॉइंट मास हो, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है G m1 m2 अपॉन आर। यहाँ पे हम थे, ठीक है। अब हम यू को ना फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। एक होती है सेल्फ और एक होती है म्यूचुअल या इंटरेक्शन। अब तुम एक बात बताओ कि जो मैंने यू बोली थी वो ये बोली थी ना कि सिस्टम ऑफ मासेस की होती है, क्यों? और पॉइंट मास की नहीं होती है, क्यों? उज्जवल बता, बता उज्जवल। नहीं है, यू हमने बोला था सिस्टम ऑफ मासेस की होती है, पॉइंट मास की नहीं होती है। तो अब तुम एक बात बताओ कि जैसे मान लो ये स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, और ये पॉइंट मास है, ये मान लो कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है। गुड इवनिंग एंडी। और इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लो आर के इक्वल है। एक बात बताओ, इनका यू का फॉर्मूला मैंने ये दिया था ना, -G m m ओवर आर। अब ये बताओ कि ये जो कैपिटल एम है ये भी तो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। गोपी बता। ये समझ में आई बात, नहीं आई? कैपिटल एम में भी तो कई सारे पार्टिकल्स हैं कि नहीं, ये बता जो है। सिग्नल आ रहे हैं तुम्हें, नहीं आ रहे हैं? समझ गए ना, इसमें भी कई सारे पार्टिकल्स हैं। तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं सेल्फ एनर्जी कह रहा हूं। और ये वाला जो मैंने टर्म लिखा हुआ है इसको तुम कह सकते हो ये म्यूचुअल है या फिर इंटरेक्शन है। और ये बाय द वे किस किस के बीच में है? एम और एम के बीच में है। एनडी बता, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है। कैपिटल एम वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो उनकी भी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको हम सेल्फ एनर्जी कह रहे हैं। लेकिन कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में जो एनर्जी है उसको हम म्यूचुअल या फिर इंटरेक्शन एनर्जी कह रहे हैं। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में हम म्यूचुअल या फिर इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेल्फ में अलग से पढ़ता हूँ तुम्हें। सेल्फ का एक सेपरेट लेक्चर लूंगा। जैसे गोपी एक एग्जांपल और समझना। सपोज कर मेरे बैंक में 10 लाख रुपीज है
और तेरे बैंक में 5 लाख रुपीज है, तो ये तो हमारे सेल्फ हो गए। और हम दोनों ने मान लो एक कंपनी खोली जिसमें हम दोनों के दोनों पार्टनर हैं। उसमें मान लो मैंने 2 लाख रुपए लगाए और तूने 1 लाख रुपए लगाए। तो ये जो 2 लाख और 1 लाख रुपए हैं, ये हो गए इंटरेक्शन या फिर म्यूचुअल। और जो हमारे इंडिविजुअल थे वो सेल्फ हो गए। बता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बता, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हम दोनों ने अपनी एक कंबाइंड कंपनी खोली, उसमें मैंने 2 लाख लगाए, तूने 1 लाख लगाए। तो वो तो हो गए हमारे म्यूचुअल या इंटरेक्शन। और जो हमारे बैंक में इंडिविजुअल थे वो हमारे सेल्फ हो गए। तो अभी हम सेल्फ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बता जो? म्यूचुअल या फिर इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ बॉडी इटसेल्फ, बिल्कुल सही कहा। ये हो गया। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अभी जो भी हमने पढ़ा है, U = -G m1 m2/r। तो ये ध्यान रखना, ये म्यूचुअल या फिर इंटरेक्शन है। हाँ, एक सेकेंड है। म्यूचुअल या फिर इंटरेक्शन है। ये कहना है। ये इसका जो है ना, एक सेकेंड बेटा। हम्म, हो गया गोपी? अब चलते हैं। मोर देन टू पार्टिकल्स। जैसे मान लेना, सपोज कर कई सारे पार्टिकल्स हैं। मान ली M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है। और इनका मुझे U निकालना है। सिंपल सी बात है कि U जो भी निकलेगा वो म्यूचुअल की बात कर रहा हूँ मैं पहले, उसकी बात कर रहा हूँ। और वैसे एक सिंगल पार्टिकल में तो सेल्फ होता भी नहीं है, क्यों? ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक सिंगल पार्टिकल में तो सेल्फ होता भी नहीं है। तो म्यूचुअल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है ना बेटा, पेयर्स बनाए जाते हैं। मेक पेयर्स। लेकिन कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये मैथ्स में तो पढ़ोगे कि अगर कोई पेयर नहीं रिपीट होना है तो जो टोटल पेयर्स बनेंगे वो बनते हैं n × n - 1/2। ये मैथ्स में तुम लोग पढ़ोगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे। तो उसमें टोटल जो पेयर्स बनते हैं वो n × n - 1/2 बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, 4 पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब टोटल पेयर कितने बनेंगे जरा बताओ? 4 × 4 - 1/2। इसका मतलब 6 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। अब तुम पेपर
पेयर कैसे बनाना वो बताता हूँ मैं तुम्हें, सुनो। एनडी तूने टू क्यों कह दिया बेटा? टू क्यों बताया बनाया बेटा? एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। अच्छा ठीक है। अब सुन, तू पेयर कैसे बनाएगा, ध्यान से देख। u इक्वल टू माइनस जी, ये तो कॉमन आ गया। हाँ, सबसे पहले M4 का पेपर पेयर बना ले। M4 का M3 के साथ बनाया, R43 हो गया। फिर M4 का M2 के साथ बना ले, R42 आ गया। फिर M4 का M1 के साथ बना ले, R41 आ गया। अब देख M4 के पेयर पूरे हो गए। हाँ, अब M3 का बनाओ, M3 का। लेकिन M3 का M4 के साथ ऑलरेडी पेयर बन चुका है, तो अब तुम क्या करोगे, M3 का M2 के साथ बनाओगे। तो R32 प्लस M3 M1 अपॉन R31 प्लस M2 M1 अपॉन R21। बता पेयर बनाने आए कि नहीं आए बेटा, बता। देख टोटल 6 बनना है, अगर देखेगा तो टोटल 6 बनना है। पहले तुमने M4 का बना लिया, M4 का M3 के साथ बनेगा, M2 के साथ बनेगा, M1 के साथ बनेगा। उसके बाद तुम M3 पे आ जाओ। M3 का M4 के साथ ऑलरेडी बन चुका है, तो अब तुमने M3 का M2 के साथ बनाया, M1 के साथ बनाया, और लास्ट में तुमने M2 को बना दिया। तो M2 का क्या हो गया, जो M2 का केवल M1 के साथ रह गया, बाकी सब बन चुके हैं। एनडी बता, समझ में आया बेटा? ये बता, पेयर बनाने आए कि नहीं आए? टोटल जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे n इंटू एन माइनस वन बाई टू, और कैसे पेयर बनाना है वो मैंने बता दी बस, हो गया। ठीक। और एक बार मैं एक चीज और रिपीट कर रहा हूँ, थ्री, हाँ ये इंटरेक्शन ही है, इंटरेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है। थ्री वर्क डन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ, सुन लो। ये बताओ, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस क्या होता है, जरा बताओ। हाँ, ये होता था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्यों? सेकेंड। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था, जरा बताओ। माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा, ये होता था माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होगा। तीसरा, तीसरा तुम्हें याद होगा, वर्क डन बाई यू कहता था मैं, या वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस कहता था, या फाइंड वर्क डन कहता था, क्यों? वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता था, क्यों? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता था, लेकिन ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाता था इफ डेल्टा के इक्वल टू जीरो होता था, क्यों? हाँ, सारे याद है ना, ये कई बार आएंगे बेटा, देख ध्यान रखना, फिजिक्स में ये कई बार आते हैं, तीन वर्क डन, ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, और तीसरा वाला वर्क डन। अब एग्जांपल्स करते हैं, देख लो। फर्स्ट, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, और ये M4 है, और ये A है।
तुम्हें इनकी यू टोटल निकालनी है, कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यू टोटल पूछ रहा हूं तो वो म्यूचुअल या इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्यों। और वैसे भी एक सिंपल सी बात है कि पॉइंट मास का, मैंने बताया कि पॉइंट मास की अपनी सेल्फ एनर्जी वैसे भी कुछ नहीं होगी, क्यों। ठीक। तो इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेयर्स कितने होंगे बेटा, ये बताओ। 6 होंगे ना। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखना, u इक्वल टू माइनस जी तो कॉमन आ गया, M4 M3 अपॉन ए आएगा। लेकिन M4 का जब M2 के साथ बनाओगे तो √2 आएगा, बस ये गलती मत करना। एनडी बता, एनडी बता, समझ में आया। M4 का जब M2 के साथ आएगा तो क्या लिखेगा बता, √2 लिखेगा बेटा जो है। उसके बाद फिर जो M4 का M1 के साथ लिखेगा तो फिर से ए आ जाएगा, ये हो गया। प्लस M3 का M2 के साथ बनाएगा जब, तो ए आएगा। लेकिन M3 का जब M1 के साथ बनाएगा तो फिर से एक बार √2 आ जाएगा। और लास्ट में M2 का M1 के साथ जब बनाएगा तो फिर ए आएगा। बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कॉपी, कहाँ कहाँ पे ए आएगा और कहाँ कहाँ पे √2 आएगा, ये बता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बता जो है। ये हो गया। एक और एग्जांपल देख। ये 3 मासेस हैं, M ईच, और इनके बीच की डिस्टेंस ए है। अब तुमसे कहता है फाइंड वर्क डन। इन इंक्रीजिंग देयर सेपरेशन। टू टू ए। गोपी सबसे पहले ये बता कि जो ये फाइंड वर्क डन बोला हुआ है, ये कौन सा वाला वर्क डन है बता। अगर मैंने पूछा हुआ, हाँ बिल्कुल सही कहा, फाइंड वर्क डन का मतलब थर्ड वर्क डन। तो ये चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता, लेकिन यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्यों। इसका मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा, क्यों। तो इसका मतलब तुम्हें इसका सेपरेशन ये कर देना है। ये कर देना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पेयर्स कितने बनेंगे बेटा, ये बताओ। 3 × 3 - 1/2, 3 पेयर्स बनेंगे। और तीनों के तीनों पेयर्स आइडेंटिकल बनेंगे कि नहीं बनेंगे बता। बता, तीनों के तीनों पेयर्स आइडेंटिकल बनेंगे कि नहीं बनेंगे बता, जो है आइडेंटिकल बनेंगे। इसका मतलब यू फाइनल कितना हो गया, सुन ध्यान से देख। 3 × -GMM अपॉन 2a।
-3 इंटू -GMM अपॉन ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एंडी बता बेटा, क्लियर है कि नहीं है? बता जो है ये हो गया। ये एक और एग्जांपल देखो। आपके ना एक क्यूब है, देख ये क्यूब है, इसकी साइड तो ए है और इसमें हर एंड पे एम मास रखा हुआ है। और तुम्हें यू टोटल निकालना है। सबसे पहले बताओ पेयर्स कितने बनेंगे? 8 × 8 - 1/2, 24। जरा देखना, 28 सॉरी। अब अब तुम इतने पेयर्स कहाँ बनाओगे बेटा? 28 कहाँ बनाओगे? लेकिन कई पेयर कॉमन होंगे। जरा देखना, 12 पेयर्स ऐसे होंगे जिनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ए आ रही होगी। जरा चेक करो, थोड़ा दिमाग में चेक करो बेटा। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो जरा देखना, 12 पेयर्स ऐसे होंगे जिनके बीच की डिस्टेंस ए आ रही होगी। 12 पेयर्स ऐसे होंगे जिनके बीच की डिस्टेंस √2a आ रही होगी। चेक करो जरा दिमाग में, ये ऐसे जरा देखो, 12 पेयर्स ऐसे होंगे। 24 तो ये हो गए, और लास्ट में रह गया 4 पेयर ऐसे होंगे जिनके बीच की डिस्टेंस √3a आ रही होगी। जैसे तुम देखो, ये और ये, इनके बीच की डिस्टेंस √3 आ रही होगी। बता गोपी, थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? बताओ। 12 पेयर ऐसे जिनके बीच की डिस्टेंस ए, 12 पेयर्स ऐसे जिनके बीच की डिस्टेंस √2 है, और 4 पेयर्स ऐसे जिनके बीच की डिस्टेंस √3 है। तो इसका मतलब यू टोटल कितना हो गया बता जो है? यू टोटल हो गया 12 टाइम्स -GMM अपॉन ए, प्लस 12 टाइम्स -GMM अपॉन √2a, प्लस 4 टाइम्स -GMM अपॉन √3a। ये आ गया। एंडी बता, क्लियर हुआ? एंडी बता, कोई डाउट है बेटा जो है? ये हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जो भी हम पढ़ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा यू। अब ये क्या है देखो, हाँ, ये मान लो अर्थ है। इसका मास है m,
और रेडियस है आर, और यहाँ पे एक एम मास का पार्टिकल है, और इसको मैं एच हाइट ले जाता हूँ। इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। अच्छा, वैसे एक कॉमन सेंस से लगाओ कि 1 पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या 2 पे ज्यादा होगी? गोपी बता, 1 पे ज्यादा होगी या 2 पे ज्यादा होगी? ऑब्वियस ही बात है, U2 विल बी ग्रेटर देन U। तो मैं बेसिकली जो डेल्टा U निकाल रहा हूँ ना, वो U2 माइनस U1 निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, U2 को मैं ऐसे लिख दूं -GMM अपॉन R+H। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले बताओ, बता एंडी। U2 को मैं ऐसे लिखूं, ये R है, ये हो गया, ये R है, हाँ ध्यान रखना। रेडियस माइनस ऑफ -GMM ओवर R। बता। गोपी क्लियर है बेटा जो है? अब ये बता, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेगा, मैं ये मान के चलूं तुम लोग सिंप्लीफाई कर लोगे? ये बता, इसको मान के चलूं कि तुम सिंप्लीफाई कर लोगे? तुम्हारा जो, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ना तुम्हारा जो आंसर आएगा वो बता रहा हूँ क्या होगा, देखो। MG, नहीं जी भी नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तुम्हारा इस टाइप का आंसर आएगा, जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा किस टाइप का आंसर आएगा। लेकिन जरा बताओ ये क्या चीज है, ये क्या है जरा बताओ। हाँ, ये जी है। जी का मतलब ऑन सरफेस, हाँ बेटा ध्यान रखना। इसका मतलब जरा देखना, डेल्टा यू का क्या एक्सप्रेशन बन गया, जरा चेक करो, डेल्टा यू का क्या एक्सप्रेशन बन गया। इसका मतलब जो डेल्टा यू का एक्सप्रेशन बन गया, वो MGH अपॉन 1 + H/R बन गया। बता गोपी। ये हो गया, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, कई बार बोल दिया मैंने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सुन, अगर H वेरी वेरी लेस देन R हो, तो ये बता H/R वेरी वेरी लेस देन 1 होगा? बता, अगर H वेरी वेरी लेस देन R हो तो H/R वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। इसका मतलब 1 + H/R को मैं अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकता हूँ? 1 नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब डेल्टा यू कितना हो जाएगा बेटा, ये बता जो है। MGH हो गया बच्चों।
और ये तुम पढ़ते ही हो ना, डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच होता है। लेकिन ये एक्सप्रेशन केवल कब होता है बेटा, ये बता जो है, ये एक्सप्रेशन कब होता है, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। हाँ ये ध्यान रखना बेटा जो है ये। और इसी में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो एमजीएच है, दिस इज डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, नॉट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। गोपी समझ में आया बेटा, ये बता क्या कह रहा हूं मैं। जो एमजीएस तुम पढ़ते हो वो क्या होता है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में, जरा बताओ। विद रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ, क्यों। एनडी बता, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, कि जो तुम एमजीएच पढ़ते हो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, वो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो भी किसके रिस्पेक्ट में बताओ जो है, सरफेस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में। और वो भी तब, कब बताओ, व्हेन एच इज वेरी वेरी लेस देन आर के लिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूँ। एनडी बता, कोई डाउट है। एनडी बता, कोई डाउट है इसमें बेटा, बता जो है। बेटा एक काम करना, सुन एनडी, जिस नंबर से ना, जिस नंबर से मेरे नाम से मैसेज आते हैं, जिन्होंने अभी टाइम टेबल दिया होगा और वो सब दिया होगा तुम्हें, उनका नाम मिस्टर धीरज है। तुम उनको एक बार कॉल कर लेना। समझ में आ रहा है, जिन्होंने अभी तुम्हें टाइम टेबल दिया होगा उनका नाम मिस्टर धीरज है बेटा जो है। तो उनको एक बार कॉल कर लेना, वो कर लेंगे बेटा जी। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। बोल देना कि वो कोऑर्डिनेट कर लीजिए प्लीज। ठीक, ये हो गया बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, मोस्ट वेलकम। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट। एक सेकंड बेटा। सबसे पहली बात सुनो, जब मैं इसको यू से ऊपर फेंकता हूँ, तो तुम्हें याद है मैक्सिमम हाइट जो आती है, सिग्नल आ रहे हैं, पहले ही बताओ बेटा। गोपी, सिग्नल आ रहे हैं। गोपी, सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, अब सुनो बेटा जो है, ये बताओ, जब यू से किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो जो मैक्सिमम हाइट होती है एच, वो यू स्क्वायर अपॉन टू जी होती है। बता। यू स्क्वायर अपॉन टू जी होती है ना बेटा जो है, ये होती है। लेकिन ये तब आती है व्हेन,
U is small, H is not too large, and G is almost constant. हाँ, बताओ ये क्लियर है या नहीं है? एनडी बता बेटा जो है ये हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, क्यों? ये हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। कि अगर किसी चीज को u से ऊपर फेंकते तो मैक्सिमम हाइट वो u स्क्वायर अपॉन 2g जाता है, और वो तब होता है जब u काफी छोटा हो, h काफी लार्ज ना हो, और g की वैल्यू ऑलमोस्ट हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं। अब चलते हैं ग्रेविटेशन के चैप्टर में। अब ऑब्वियस सी बात है कि u को हम थोड़ा लार्ज लेंगे, इसका मतलब h भी लार्ज होगा। इसका मतलब g की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, क्यों? बल्कि डिक्रीजेज विथ हाइट। और इसमें कौन सा वाला एक्सप्रेशन लगेगा? जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 + h/r, इसका स्क्वायर। बताओ ये पूरी कहानी याद आ गई कि नहीं आ गई? बता गोपी। ग्रेविटेशन के चैप्टर में u की वैल्यू बड़ी होगी तो h भी तुम्हें ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि डिक्रीज करेगी हाइट के साथ में, और उसमें जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 + h/r होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक। और एक चीज और है कि यहाँ पे जो जी होगा ना वो एक्चुअल में रिटार्डेशन होगा बेटा जो है। नहीं है, एक्चुअल में जी यहाँ पे किसका पार्ट प्ले करेगा बता जो है? रिटार्डेशन का पार्ट प्ले करेगा। तो अब जरा मेरे को एक लॉजिक से बता कि नाउ एच u² अपॉन 2g होना चाहिए, ग्रेटर देन u² अपॉन 2g होना चाहिए, या लेस देन u² अपॉन 2g होना चाहिए। लॉजिक से बताओ क्या आंसर आना चाहिए? बताओ। ये बेटा ग्रेटर होगा, क्योंकि खुद सोच, अगर रिटार्डेशन मान ले इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, ये बता के रिटार्डेशन डिक्रीजेज विथ हाइट, तो ये ज्यादा हाइट तक नहीं जाएगा बता जो है? बता। अगर मान ले रिटार्डेशन जो है हाइट के साथ में डिक्रीज कर रहा है, तो वो ज्यादा हाइट जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा बता जो है? तो बस हो गया, ग्रेटर देन u² अपॉन 2g होगा। मिहिका बता क्लियर है कि नहीं है? मिहिका बता बेटा ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? ये हो गया ना। अब निकाल देते हैं कैसे आएगा, ठीक है? अब प्रूफ। एक बात बता, इसमें मैं ये इक्वेशन लगा दूं, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बता।
बताइए लगा कि नहीं लगा? अब सुन। मैंने यहाँ पे यू से फेंका था और मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसका मतलब डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ mu² लिख दूं। कनेक्शन कैसा आ रहा है बेटा ये बताओ। गोपी, सिग्नल आ रहे हैं? डेटा कार्ड तो ले गई अपने। हेलो। इतना ही पानी मिला मेरे को और नहीं चल रहा था।